एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें देश में कोविड की स्थिति, संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और इसी के साथ कुछ मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। आपको बताते चले कि बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय में हो रही है ये बैठक जब राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। बैठक बुधवार शाम वर्चुअली होने जा रही है। ये भी बताते चले कि जिसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर वी.के. पाल द्वारा कोविड महामारी के प्रबंधन पर एक प्रेजेंटेशन दिए जाने की उम्मीद है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ कई मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने विभिन्न समूहों में कैबिनेट और मंत्रियों के साथ संबंधित कार्यक्रम के साथ चल रहे और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता देते हैं कि आज बैठक होने वाली है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की स्थिति है इस पर भी बातचीत होगी। कैबिनेट विस्तार पर आज बातचीत की जाएगी और यहां कई मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। सभी मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनीति के गलियारे से ये अहम मानी जा रही है बैठक, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की स्थिति चल रही है, आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा हो सकती है। काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये कैबिनेट विस्तार की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मानकों को कमजोर करने पर चिंता जताते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय इसे लगातार कमजोर कर रहा है और ऐसे में शीर्ष अदालत ने नसीहत दी कि मंत्रालय को पर्यावरण मंत्रालय की तरह काम करना चाहिए। और इसी के साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको दिखाना होगा कि पर्यावरण मंत्रालय है। मंत्रालय लगातार मानकों को कमजोर कर रहा है और 2019 में एनजीटी के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के कोसली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 540 ग्राम गांजा बरामद किया है और गांजा बरामद करने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का यहाँ इस मामले में ये कहना है कि कोसली नठेड़ा रोड पर नठेड़ा कट के पुलिस चेकिंग के दौरान एक युवक के पास 540 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी सुरेश कुमार झज्जर जिले के असदपुर खेड़ा गाँव का रहने वाला है, जो हाल ही में सरदार वाली गली कोसली में रहता है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए आरोपी सुरेश का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। डिपार्टमेंट रेवाड़ी के इंचार्ज ASI मक्खनलाल ने कल सुरेश कुमार के कब्जा से 540 ग्राम गांजा कोसली से बरामद किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब मुकदमा जगह तफ्तीश ASI रामचंद्र द्वारा की जा रही है, जिसको आज मेडिकल कराकर अदालत में पेश किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन के सामने बने सेंटर प्लेस में पिछले काफी दिनों से यहाँ कई मामले सामने आए। तो यहाँ खाद्य सामग्री बिना RLD की परमिशन के बेची जा रही थी। कई बार शिकायतों के बावजूद यहाँ रेलवे को लाखों का चूना लगाकर यह अवैध कारोबार चल रहा था। इस कारोबार में एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया। आपको बता देते कि इसमें नटवर लाल शामिल है, जो बिना खाद्य विभाग की परमिशन लाइसेंस के अवैध कारोबार लगातार कर रहा है। और यही नहीं, कारोबार में इस नटवर लाल ने कई दबंग माफियाओं को जोड़कर और बंद पड़ी दुकानों के ताले तोड़कर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया। कारोबार को बड़े स्तर से संचालित कर लिया गया था। तो यहाँ ये नटवर लाल कारोबार को बड़े स्तर से संचालित करता था। और इसी प्रकरण में आपको ये भी बता देते हैं कि रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लेकर भारी भरकम फोर्स के साथ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक अवैध कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार हरियाणा प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की यहाँ अनेकों योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ दुर्गा शक्ति फोर्स का भी गठन किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, महिला अपराध को रोकने के लिए कानून में भी सख्ती की गई है, लेकिन बावजूद उसके महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बात रेवाड़ी जिले की कर रहे हैं, जहां रेवाड़ी जिले की रहने वाली एक महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने पहले तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन यहाँ जब महिला ने युवक से शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक उसे भला फुसलाता रहा और धोखा देकर अपने स्थान भाग गए। इसमें
बताया जा रहा है कि महिला थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर संबंधित अभियोग दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन भी कर लिया है। इस मामले में आपको ये भी बताते चलें कि गठित टीम ने उड़ीसा जाकर आरोपी तपन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ कंपनी में काम करने वाला एक तपन कुमार नाम का लड़का था, जिसने इसको झांसा दिया और इसके साथ रिलेशन बनाए। ये प्रेग्नेंट हो गई। महिला का आरोप है कि एक बार जो आरोपी है उसने दवाई देके इसका मिसकैरेज भी कराया है। उन्हीं धाराओं के अंतर्गत हमने महिला थाना रेवाड़ी में मुकदमा दर्ज किया है। उसी मुकदमे में आज आरोपी को महिला थाने की टीम ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है, जिसको आज पेश अदालत किया जाएगा। यूपी के महराजगंज की बात कर लेते हैं। यहाँ जनपद के निचलोल तहसील क्षेत्र के मोजरी गांव में एक जमीन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं का कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद वहीं मकान बनवाया जा रहा है। कब्जा खाली करने के उद्देश्य से प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन इन सब लोगों ने प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की, जिसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और यहां अवैध निर्माण मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया, जिसके बाद भूमाफियाएं काफी ज्यादा उग्र हो गए और प्रशासनिक अधिकारियों को घेर लिया गया। लेकिन यहां एसडीएम प्रमोद कुमार ने किसी तरह भीड़ को समझाकर मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों से उनके साथ कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ इस बीच भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सीएम से मुलाकात की। इस दौरान सिलावट ने ये कहा कि सिंचाई विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। सिंचाई विभाग के संबंध में विस्तृत चर्चा सम्माननीय मुख्यमंत्री से हुई। जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, जो हमारे मध्य प्रदेश की बुनियाद हमारा अन्नदाता है, उसको कृषि को लाभ का धंधा बनाना, इसी उद्देश्य को लेकर सिंचाई का रकबा बढ़े। जो वर्तमान में अभी हमारी सिंचाई हो रही है वो लगभग 35 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और आने वाले 4 वर्षों में हम 6 लाख और बढ़ाने वाले। मुख्यमंत्री से उनको मैं बधाई और आभार मानता हूं कि बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त था उसको जल और पीने का पानी और सिंचाई, बुंदेलखंड का विकास और प्रगति एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड आएगा। इसी प्रकार से जितने भी हमारे तालाब हैं, डैम हैं, नहरें हैं, इनका सबका रखरखाव पर विस्तृत से चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाना, सिंचाई का रकबा। कोविड पर उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो कंट्रोल किया है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, भाई और बहनों की ओर से बधाई दी। कोविड के बाद जो वैक्सीन के अंदर मध्य प्रदेश राष्ट्र में नंबर 1 आया है और प्रयास कर रहा है कि वो निरंतर नंबर 1 रहे। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी में भी जो 20 पुरस्कार थे उसमें से मध्य प्रदेश को 11 पुरस्कार मिले। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की निरंतर कोशिश, प्रयास और कृत। और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर तमाम चीजें हुई, लेकिन यहाँ सुबह सपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है और यहाँ बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि तुम रिश्वत देकर वोट खरीदो। यहाँ अगर इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से की जाए तो यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता से कराएं, जैसे MP और MLA के चुनाव कराते हैं, और नहीं तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेंगी। अगर हम कहें तो पूरे प्रदेश में अपने पंचायत चुनाव हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि तुम रिश्वत दे करके वोट खरीदो, लेकिन ये सरकार रिश्वत दे करके वोट खरीद रही है। इसकी जांच अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से करा दिया जाए किसी जिले में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी आप जांच की मांग करते हैं? 100%। हम तो इस चुनाव जो हो रहे हैं, जिस तरह का खेल सरकार कर रही है, लड़ने वाले लोग कर रहे हैं, इसकी
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो जज हैं उनकी एक टीम बना करके किसी एक जिले में जांच करा दें और उसी को मान लें कि पूरे प्रदेश में हाल हुआ है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी चाहत है, चुनाव आयोग से ये चाहत है कि जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये आम जनता से करा दें। जिस तरह एमएलए का चुनाव कराते हैं, एमपी का कराते हैं, उसी तरह का चुनाव जनता से प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव आयोग को कराना चाहिए। ये हमारी मांग है कि ये करावे। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में एक विशालकाय मगरमच्छ देखे जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो यहाँ इस बीच मगरमच्छ देखे जाने से अफरा तफरी का माहौल दिखाई भी दे रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ मगरमच्छ को रेस्क्यू भी किया गया। इस मामले में बताया जा रहा है कि यहाँ मगरमच्छ कॉलोनी में देखा गया और घरों के बाहर खेल रहे बच्चों ने इस मगरमच्छ को गली में टहलते हुए देखा, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और कुछ देर बाद काफी ज्यादा भीड़ भी जमा हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू कर लिया और बताया जा रहा है कि इसमें मोहल्ले वासियों में दहशत का माहौल भी बन गया और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अभी शाम को लगभग 7-8 बजे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ घूम रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी वो लोग और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनवी न्यूज़। सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में थाना नंगल खंगर क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। यहां घायलों को सफाई रेफर किया गया। 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि इस मामले में कैंटर ने बस को टक्कर मारी थी, तो यहाँ 2 लोग इस मामले में गंभीर भी हो गए थे। सवारियों से भरी बस रुकी थी और इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। आगरा से लखनऊ की ओर जाते समय जयपुर से दरभंगा की ओर जा रही बस नंबर RJ09PA 4239 ये जा रही थी एक्सप्रेसवे पर। आगरा से लखनऊ की ओर जाने पर लगभग 61 किलोमीटर पर ये खड़ी हो गई और इसके ड्राइवर और परिचालक और कुछ लोगों के द्वारा उतरकर उसके टायर वगैरह चेक किए जाने लगे। इसी बीच में आगरा की तरफ से एक DCM जिसका नंबर है UP 16 GT 1203 पीछे से आई और खड़ी हुई बस में जो नीचे उतर रहे थे उनसे जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें DCM के चालक और परिचालक जिनके नाम रेशम थापा और आनंद हैं, उनकी मौत हो गई और बस के चालक राम सेवक की मौत हो गई। और जो 2 लोग और मौत हुई है बस के, उनका नाम पता भी नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त 2 लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए सैफई चिकित्सालय भेजा गया। और उत्तराखंड के विकासनगर तहसील क्षेत्र में आए दिन भूमाफियाओं गरीबों की जमीनों पर अपनी गिरदृष्टि जमाए हुए हैं। एक मामला विकासनगर से भी सामने आया। आपको बता देते हैं कि मामला है क्या। यहाँ डाक पत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया, जहाँ एक गरीब परिवार की महिला अंगूरी खातून द्वारा एक पैसा जोड़ कर अपनी आशानी के लिए जमीन खरीदी गई थी, जिस पर कुछ दिन पूर्व ही स्थानीय भूमाफियाओं ने 3 शेड बिछाकर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि अंगूरी खातून ने इससे पहले तो तहसील अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ उसने साफ तौर पर न्याय की गुहार लगाई है। मामला जो है विवादित जमीन का है, क्या मामला है सर? ये अंगूरी खातून द्वारा एक दरख्वास्त दी गई थी SDM साहब के यहाँ। यहाँ एक खतरा नंबर है 957 967, उनके पुराने नंबर है 281। उस नंबर का विवाद था आपस में का, तो इसकी जांच हुई थी, पहले फरवरी में हुई थी। उसके बाद रिपोर्ट गई SDM साहब के यहाँ।
इस दौरान इनको मना किया गया था कि इसका कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं करेंगे स्थल पर आप, लेकिन इन्होंने वहाँ पे टीन शेड जून में डाला है। तो हमने विपक्षी को भी कहा भाई ये क्यों डाला आपने, रोका है उसको, और आज भी ये कहा है कि आप रोके रहें जब तक इसकी कार्रवाई सक्षम अधिकारी द्वारा जो है अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। उनको आज भी यही लिख करके भी दे दिया है कि भाई तुम जो है रुक जाओ, कोई कार्रवाई नहीं करोगे, और उनको भी नहीं करनी है। उन्होंने बताया जो वहाँ पर उन्होंने यूपी में रामपुर के तहसील टांडा में फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया गया है। आरोप पर आईटीआई को कमेटी को सीज कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला है कि आइए बताते हैं। यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऐसे में जहां लोगों ने फर्जी डिग्रियां देने की शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर डीएम ने 4 लोगों की कमेटी गठित की थी। जब इस आईटीआई का निरीक्षण किया गया तो वहां पर आईटीआई बंद पाई गई और कोई भी वहां नहीं मिला और इस आधार पर आईटीआई को सीज कर दिया गया। क्योंकि एक जन शिकायत मिला था कि यहाँ पर फर्जी डिग्री दिया जा रहा है, तो डीएम साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो है यहाँ के उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य आईटीआई सदस्य थे। तो हम लोग आए यहाँ अभिलेख की जांच करने, तो यहाँ सब जो है बंद पाया गया, जबकि नियमानुसार जो है आईटीआई खुलना था। बच्चे को तो आने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऑनलाइन यहाँ से जो है पढ़ाई होना था, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं क्योंकि फर्जी डिग्री की बात थी। कोई अभिलेख की जांच करने आए थे तो मिला नहीं कोई जो है, तो इसलिए हम लोग इसको सीज कर दिया। अच्छा, सीज के अलावा और अन्य क्या कार्रवाई की जा रही है? अब खुलेगा उनको नोटिस। और यूपी में नोएडा सेक्टर 51 के 3 मंजिला मकान में चल रहे सेक्स रैकेट को थाना सेक्टर 39 पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने छापेमारी कर 16 पुरुष और 12 महिलाओं को हिरासत में लिया है। तो यहाँ रैकेट का संचालक और संचालिका भी इस मामले में शामिल है। सोमवार देर रात तक ये छापेमारी जारी रही और यहाँ मकान एवीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि इसमें 27 कमरे हैं और एक किचन है। पुलिस की टीम ने यहाँ छापेमारी करते हुए 16 पुरुष और 13 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। यहाँ आपको बताते चले कि पुरुषों में एक संचालक और 2 कर्मचारी मौजूद हैं और महिलाओं में एक संचालिका भी पकड़ी गई है। और पकड़ी गई अधिकतर युवतियां पहले सपा सेंटर में अलग अलग स्थानों पर काम किया करती थी। आज सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 51 में एक मकान में सूचना मिली थी कि वहाँ पर देह व्यापार हो रहा है। इस सूचना पे वहाँ एसीपी, एसएचओ की पूरी AH2 की टीम और वहाँ पे महिला थाने की टीम, हमारे एसआई महिला और बाकी लेडी कांस्टेबल्स सबके साथ वहाँ दबिश दी गई। उस दबिश में वहाँ पे 16 पुरुष और 12 महिलाएं वहाँ मिली हैं और इसमें हम लोग वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स भी मिले हैं। इसमें FIR दर्ज करके वैधानिक। और हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए जाने व्यक्ति के परिजनों और उस क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग की गई और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिनों से विशेष कैंप भी चलाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने वाले सभी तरह के लोगों की जाँच की जा रही है। आपको बताते चले कि सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उक्त व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए, जो कि एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। के होने की या क्रिएट करने की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थी कोविड जब से भी आया है तब से कोविड की जो टेस्टिंग होती है उनमें से कुछ मात्रा सैंपल्स होते हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेजते हैं, क्योंकि थी ये वायरस से, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना रूप बदलता रहता है और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारी कैटेगरीज हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, हमारे जो सेकंड टाइम जिनको कोविड हुआ है या जो व्यक्ति सेकंड डोज लेने के बावजूद भी अगर किसी को कोविड हुआ, तो इन 3 कैटेगरीज के जो सैंपल्स हैं वो हमारा ESI मेडिकल कॉलेज जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजता रहता है और ये एक रूटीन की प्रोसेस है पिछले 1-1.5 साल से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।